हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का कोर्स, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। गणिता मंजरी इसका नाम है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 2 है, यहाँ पर उसका नाम है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसी वीडियो में, तो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पर हमारे पास दिए हैं, इसकी हमें डिग्री पता करना है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर बोला है कि डिग्री, अब डिग्री क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, बहुत सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसमें पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की होगी। किसकी होगी? जो कि हमारा वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है वो हमारा कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है, ए हो सकता है, बी, सी, जेड, पी, एस, टी, तो वेराइटेड होते हैं। अब यहाँ पर दिया है उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए। हाईएस्ट पावर मतलब उसका नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें उसका नंबर जो आएगा वेरिएबल का, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले इसमें सर्च करेंगे कि वेरिएबल कहाँ कहाँ पे। देखिए ये लास्ट जो टर्म है इसमें वेरिएबल नहीं है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। देन यहाँ पर एक्स वेरिएबल हमारे पास गिवन है, यहाँ पर भी एक्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स का पावर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पावर है, डिग्री है, वो 2 गिवन है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये याद रखना है कि यहाँ पर 1 है। अगर वेरिएबल दिखाई दे रहा है मतलब उसकी डिग्री या पावर 1 है। एक बेसिक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वेरिएबल कोई सा भी हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, पी, कोई सा भी हुआ, उस पर अगर आपको विजिबल नहीं है, दिख ही नहीं रहा है पॉलिनोमियल में, तो आपको ये याद रख के रखना है कि उस पर 0 डिग्री होगी और डिग्री उसका आंसर में हमें 0 लिखना रहेगा। देन कोई सा भी वेरिएबल, अगर y है, z है, वो दिख रहा है लेकिन उस पर 1 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो वेरिएबल है, या तो वो इस तरीके से दिखेगा या वो इस फॉर्मेट में दिखेगा, है ना। 1 तो उस पर नोटिसेबल नहीं होगा, 1 तो लिखते ही नहीं है, बट अगर वो दिखाई दे रहा है मतलब इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर है, दिख रहा था, तो ये मान के चलना है कि वहां पर वेरिएबल के पावर जो है वो 1 है और उसका आंसर हमें 1 लिखना रहता है। देन कोई सा भी एक वेरिएबल ले लीजिए, आप z लिख लीजिए, उस पर अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब उसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। देन प्रोसीडिंग विथ, अगर p लिखा है, p पे यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लिखने का मतलब है उसकी डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। इसी फॉर्मेट में आपको प्रोसीड करना है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है था और उस पे कुछ भी पावर या डिग्री दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने आपको बताया ना, अगर नहीं दिखाई देता है मतलब पावर 1 होता है। लेकिन इससे भी बड़ा वेरिएबल का पावर हमारे पास है, यहाँ पर 2 है, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही हमें आंसर में लिखना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डिग्री जो हमारी आ रही है 2, हमने इसको देख के लिखा है ना। अब देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वैसे ही हम प्रोसीड करते हैं। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, देन इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर नोटिसेबल नहीं है बट ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। लेकिन इससे भी बड़ा एक वेरिएबल हमारे पास है जिसकी पावर या डिग्री जो है वो 3 है। तो फाइनली इसका आंसर हम लिखेंगे, हाईएस्ट लिखना है ना हमें, हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसकी डिग्री जो रहेगी वेरिएबल की वो हमारी इसके अंदर 3 है। हमने इसको देख के यहाँ पर लिखा है। देन अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर कंडीशन थी, इनमें कोई वेरिएबल नहीं था, वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है, ये -9 के साथ यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना x है, ना y है, ना z है, ना p, कोई सा भी वेरिएबल नहीं है। तो क्या कंसीडर करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है तो ये होता है कि उस पर 0 डिग्री है। और यहाँ पर आंसर में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे अगर आप इसको देखते हैं -9 x⁻0, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, तो उस पर 0 डिग्री है। दिखाई नहीं देने का मतलब यही होता है कि उस वेरिएबल की डिग्री 0 है। और इसीलिए यहाँ पर इस आंसर में भी हम लिखेंगे कि वेरिएबल की जो हमारी डिग्री है वो 0 है। इसीलिए मैंने आपको ये सब लिख के बताया ताकि आप इससे
सब चीजें मैच कर सके। नाउ यहाँ की बात करते हैं, लास्ट टर्म को अगर हम देखते हैं -3, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इस पे हम फोकस ही नहीं करेंगे, हमारा वेरिएबल यहाँ पर है, इसके अलावा और कहीं पर भी वेरिएबल या टर्म्स दिखाई नहीं दे रही है। तो हाईएस्ट पावर यही है वेरिएबल का, जिसको मैंने आपको बोला अगर दिखता नहीं है तो वहां पर उसकी डिग्री 1 होती है। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डिग्री हो गई हमारी 1। ओके, तो ये फर्स्ट पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। राइट द पॉलिनोमियल्स। अब हमारे मन से हमें पॉलिनोमियल क्रिएट करना है जिनकी डिग्रीज हमें गिवन है, जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में दिया है कि 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री या पावर जो होता है वो 2 होना चाहिए, देन 3 होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करा है कि डिग्रीज जो पॉलिनोमियल की होती है, वेरिएबल से रिलेटेड जो होती है वो कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो इसमें आपको बोला है कि अगर आप वो चीज को समझ गए हैं तो आप अपने मन से क्रिएट करके बताइए कि डिग्री 1, 2 और 3 के पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल में 1 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिया है डिग्री 1 जिसकी होती है उसको क्या नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर जो होगा वो 1 होगा, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। मैंने वो भी साथ में लिख दिया है ताकि कभी भी ऐसी टर्म आ जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल नाम से आपको पॉलिनोमियल क्रिएट करना हो तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे कि उसकी डिग्री या पावर जो रहेगा हाईएस्ट वो 1 रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है, सेकंड यहाँ पर लिखा है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर 5x लिखा है, 5x+2, तो 5x जो है इसका जो पावर या डिग्री मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है तो इसका जो पावर और डिग्री जो रहेगा वो 1 रहेगा। इसीलिए हाईएस्ट, और कोई पे भी आपको वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है तो हाईएस्ट पावर डिग्री इसकी 1 कहलाएगी। इसीलिए इस ऑप्शन में जो आता है या इसमें क्वेश्चन में दिया है डिग्री 1 के हिसाब से आप बनाइए पॉलिनोमियल। तो एक तो ये हो गया, सेकंड हो गया 7y-3, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो है वो 1 है, तो ये 1 डिग्री को जस्टिफाई करता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। देन डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका नाम रहेगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी। मैंने एक यहाँ पर पॉलिनोमियल बनाया है x² - 4x+7। देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री या पावर 1 है, लेकिन हमें 1 में नहीं लेना है, इसको 2 में लेना है, इसीलिए एक वेरिएबल और लिया है, उसका पावर और डिग्री जो रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट डिग्री और पावर इसका 2 हो गया। इसी हिसाब से सेकंड भी लिया है मैंने, y² - 3y+5 यहाँ पर दिया है। 5 में कोई वेरिएबल नहीं है, 3y के साथ y है, -3y है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरिएबल, इसका मतलब इसका पावर या डिग्री 1 है, लेकिन हमें 1 का काम नहीं है, हमें है स्क्वायर का काम। तो y² जो है हाईएस्ट डिग्री और पावर इस वाले पॉलिनोमियल की 2 है डिग्री, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है। देन आ जाते हैं डिग्री 3 पर, मतलब पॉलिनोमियल लिखा होगा पूरा यहाँ पर हमारे पास, उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की डिग्री जो रहेगी वो 3 रहेगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है और उसको नाम क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 होगी लीनियर, 2 होगी हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखा है 4x³ + 17x - 5, 5 कांस्टेंट है, x जो दिखाई दे रहा है इसकी पावर या डिग्री जो है 1 है, यहाँ पर 3 है, x की पावर जो हाईएस्ट है वो 3 है, तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर 2y³ + 4y² - 2 है, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है, y का पावर 2 है और यहाँ पर y का पावर जो डिग्री है हाईएस्ट 3 है। तो देख सकते हैं इससे बड़ा कोई भी नंबर या पावर डिग्री यहाँ पर नहीं आ रहा है। हमें इन नंबर से बोला नहीं गया है, हमें वेरिएबल से रिलेटेड बोला गया है, तो हमें वेरिएबल अल्फाबेट से रिलेटेड ही इसके आंसर्स लिखने हैं। तो इनके जो पावर या डिग्री आएंगे हाईएस्ट 3 होना चाहिए, हाईएस्ट 2 होना चाहिए, हाईएस्ट 1 होना चाहिए। आप इसके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं कॉपी में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, बोला है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द x² एंड x³ इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमारे पास इतना बड़ा दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, उसके रिलेटेड हमें कोएफिशिएंट्स बताना है। कोएफिशिएंट मतलब पहले तो हमें एक वेरिएबल सर्च करना होगा, एक और ये वेरिएबल सर्च करना होगा, उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर लिखा है और उसका कौन सा साइन है, वो दोनों चीजें हमें लिखनी रहेगी। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले हम उसे लिखते हैं, x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। देखिए कितनी सारी टर्म है, 1 2 3
4 5 टर्म्स है, लेकिन ये 5 टर्म्स में से भी कुछ ही टर्म्स हमारे काम की है जिसमें क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप पहले सर्च कर लिए और उसके पहले क्या नंबर और साइन है वो आप लिख के बताइए। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है अगर कोई भी गिवन टर्म होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 5x², तो हमें एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले कौन सा नंबर लिखा है वो हमें आंसर में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऐसे अगर लिखा है -6y² या y³ लिखा है तो y³ सर्च करना है और उसके जस्ट पहले जो नंबर लिखा है और उसका जो साइन है वो लिखना है, वेरिएबल नहीं लिखते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब उस जस्ट वेरिएबल के पहले वाला जो नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और साइन भी साथ में आएगा। वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले x² वाली टर्म सर्च करना है। कहां पर x² है, हम देखते हैं यहाँ पर x⁴ है, ये उससे मैच नहीं हो रहा है। x⁴ है, वेरिएबल पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। x⁴ नहीं, इससे मैच नहीं हो रहा है। x² है, यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है, x² यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा इस टर्म से रिलेटेड। तो हम पहले लिख लेते हैं कोएफिशिएंट, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, जो पहले पूछा है उसी का लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब उसके जस्ट पहले जो नंबर लिखा हुआ इसी के साथ है, क्योंकि इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप बाद में वीडियोस में समझेंगे उसको। तो हम लिखेंगे 6। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब कोई और टर्म के बारे में पूछेंगे, किसी और वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बारे में पूछेंगे और आपको वहां पर माइनस का साइन होगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा x² वाली टर्म है, उसके जस्ट पहले जो नंबर है और उसका साइन पूछा है तो सिर्फ हमें नंबर यहाँ पर लिखना है, और अगर माइनस का साइन है तो जरूर से लगाएंगे। देन आ जाते हैं x³ का पूछा है ना, फिर हम लिखेंगे वापस से कोएफिशिएंट ऑफ x³। देन हमें x³ वाली टर्म ढूंढना है, x³ नहीं मैच हो रहा है, x³ यहाँ पर मैच हो रहा है, और भी देख लेते कहीं और तो नहीं है। यहाँ पर x² है, नहीं हमारा सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, x है, पावर 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x³ से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास x³ से रिलेटेड वेरिएबल है, ये इससे मैच हो रहा है, तो उसी के जस्ट पहले वाला नंबर लेना है और उसका साइन लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। कोएफिशिएंट जो x³ के पहले जो है वो है 3, एज वेल एज साइन भी लिखना है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा x² का +6 और x³ का हो जाएगा -3। तो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है जिसकी 3 ही टर्म्स है, उन 3 टर्म्स में से भी हमें सिर्फ z वाली टर्म पे ध्यान देना है। हमारा क्वेश्चन है 4z³ + 5z² - 11। इसमें हमें सिर्फ z वाली टर्म पे फोकस करना है और उससे रिलेटेड आंसर लिखना है। कोएफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलरली जो वेरिएबल होता है उसके जस्ट पहले जो नंबर लिखा होता है वो ही उसका आंसर और साइन वाला होता है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ z पे फोकस करना है। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो आ रहा है z³, तो ये इससे रिलेटेड मैच नहीं हो रहा है। देन आ जाते हैं सेकंड टर्म पे z², तो वो भी सिंगली z से मैच नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं दे रहा है। -11 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो भी वो z से मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर है कहाँ, आंसर तो है ही नहीं इसके अंदर हमारा z से मैच होने वाला, क्योंकि z का पावर हमारा क्या होना चाहिए, z है मतलब उसका पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो उससे बिल्कुल मैचेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर में ऐसा भी होता है, कभी कभार चीजें मैच नहीं होती है, तो लिखना क्या है, हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ z। नहीं दिख रहा है ना, z वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा है जिसमें पावर या डिग्री 1 होना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, तो वहां पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0, है ना, क्योंकि z वाली टर्म तो दिख ही नहीं रही, z तो है, वेरिएबल तो है, बट पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, वो 1 वाला पावर वाला टर्म इसमें है नहीं, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे। तो अब इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ अ टर्म इज मिसिंग then its coefficient is 0। क्या होगा, वो 0 होगा। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, क्योंकि है ही नहीं ना, नहीं है, जो चीज नहीं है उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, 0, तो वही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर।
तो आप पढ़ लेते हैं 5th क्वेश्चन। What is the constant term of the given polynomial? एक पॉलिनोमियल है, इसमें आपको 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, इसमें आपको एक कांस्टेंट टर्म्स देखना है। तो वो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, पहले ये समझना होगा। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, जस्ट नंबर होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो 9x क्यूब, यहाँ पर भी वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, यहाँ पर है 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल होने से ये वाली टर्म नहीं है, ये वेरिएबल रिलेटेड टर्म है, तो ये भी उसका आंसर नहीं होगा। देन आ जाते हैं थर्ड टर्म पे माइनस 8x, तो यहाँ पर भी वेरिएबल गिवन है, तो ये वाली भी वो सॉल्यूशन नहीं देगा। देन आ जाते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर लिखा है -10 के जस्ट पास में यहाँ पर कोई भी वेरिएबल a b c d या x से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो -10 इसका आंसर होगा। कांस्टेंट टर्म पूछी ना, कांस्टेंट जिसके अंदर सिर्फ नंबर होगा, वेरिएबल नहीं होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका लिखना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म इज अ टर्म विदाउट, बिना उसके, विदाउट अ वेरिएबल, उसमें वेरिएबल a b c d कुछ भी अल्फाबेट नहीं होगा। तो अब हमारी इस इक्वेशन में वेरिएबल के बिना वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, ये वाली का आंसर हो जाएगा। वो वाली टर्म कौन सी है हमारी, टर्म विदाउट वेरिएबल कौन सी है, इज इक्वल टू -10। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये ही था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आप यहाँ तक आए हैं और पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।